और पहले खबर आ रही है दिल्ली से। अयोध्या मामले पर सालिसी पैनल की मीटिंग जारी। रामलला विराजमान और हिंदू महासभा बातचीत में नहीं हुआ शामिल। मीटिंग में शिया वक्फ बोर्ड भी शामिल नहीं हुआ। निर्वाणी अखाड़ा समझौते के लिए बातचीत को राजी। अदालत ने सालिसी की कोशिशों पर रोक नहीं लगाई है। तो बड़ी खबर दिल्ली से। अयोध्या मामले पर सालिसी पैनल की मीटिंग जारी है। रामलला विराजमान और हिंदू महासभा बातचीत में शामिल नहीं और इसी के अलावा शिया वक्फ बोर्ड भी शामिल नहीं हुआ, जबकि निर्वाही अखाड़ा समझौते के लिए बातचीत को राजी है। सुशील हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, आइए बात करते हैं। सुशील, क्या है पूरी जानकारी? बातचीत के दौर को शुरू किया जाना है और लेकिन रामलला विराजमान और हिंदू महासभा बातचीत में शामिल नहीं है, शिया वक्फ बोर्ड भी शामिल नहीं हो रहा है, तो किस तरह की बातचीत की उम्मीद की जाए? देखिए, पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो मध्यस्थता की बात चली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्यस्थता के खिलाफ हम सुनवाई नहीं करेंगे। आज मध्यस्थता के 2 दिन पहले तमाम पक्षकारों को एक ईमेल भेजा। सुशील, आपकी आवाज साफ तरह से हम तक नहीं पहुंच रही है, समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बता रहे हैं। हम आपसे फिर दोबारा राब्ता करेंगे। तो बहरहाल दिल्ली से बड़ी खबर के अयोध्या मामले पर सालिसी पैनल की मीटिंग जारी है। रामलला विराजमान और हिंदू महासभा बातचीत में शामिल नहीं हुए हैं और वहीं मीटिंग में शिया वक्फ बोर्ड भी शामिल नहीं हुआ है। तो निर्वाणी अखाड़ा समझौते के लिए बातचीत को राजी है, लेकिन रामलला विराजमान और हिंदू महासभा बातचीत में शामिल नहीं हो रहा है। अयोध्या मामले पर सालिसी पैनल की मीटिंग है। सुशील को एक बार फिर जोड़ते हैं। सुशील, आपको मेरी आवाज आ रही? तो ये पैनल की जो मीटिंग चल रही है मध्यस्थता की, लेकिन रामलला विराजमान और हिंदू महासभा और शिया वक्फ बोर्ड शामिल नहीं है इस बातचीत में। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था मध्यस्थता के खिलाफ नहीं है। अगर हम पटकार बैठकर इस समस्या का हल निकालना चाहते हैं तो हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम बीच में सुनवाई को डिफर नहीं करेंगे। लगभग 37 दिन की सुनवाई हो चुकी है और इस सुनवाई के बाद तमाम जो पक्षकार हैं, चाहे वो रामलला विराजमान हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा हो, चाहे वो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, ये तमाम पक्षकार फिलहाल मध्यस्थता का शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इस मध्यस्थता में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन वही दूसरा स्टैंड अगर बात करें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का, तो हमने जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील एजाज मकबूल से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मामले में सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये बताया कि वो ऐसा नहीं बताएंगे कि उस मध्यस्थता पैनल में वो शामिल हो या नहीं हो। लेकिन आजम, आपको याद होगा कि जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने लेटर लिखा था मध्यस्थता पैनल को, कमेटी के अध्यक्ष को, तो यही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बार बार ये कह रहा था कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। और बाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो सच है वो सामने आया। तो वही हालात अभी भी देखने को मिल रहा है। निर्वाणी अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से स्टैंड क्लियर अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन मध्यस्थता पैनल में तमाम जो मुख्य पक्ष हैं, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा हो, चाहे वो रामलला विराजमान हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, ये तमाम पक्षकार शामिल नहीं होते हैं। आजम, एक नियम है मध्यस्थता पैनल का, अगर कोई भी विवाद होता है तो उसमें एक कदम आपको चलना पड़ता है, एक कदम हमें भी चलना पड़ता है, तब किसी समस्या का विवाद हम उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति जस्ट उलट है। तमाम पक्षकार मध्यस्थता पैनल का शुरू से विरोध कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने आज भी जो 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में मध्यस्थता पैनल की बात कही जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं और उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस जानकारी के लिए। जैसा कि सुशील बता रहे हैं कि बातचीत में इस वक्त कोई शामिल होना नहीं चाहता। वजह यह कि 37 दिन की सुनवाई हो गई है। रामलला विराजमान और हिंदू महासभा बातचीत में शामिल नहीं होना चाहता और साथ ही शिया वक्फ बोर्ड भी शामिल नहीं होना चाहता है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी के छुट्टी के ताल्लुक से अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि पार्टी नाजुक दौर से गुजर रही है और इसके लीडर पार्टी से दूर हो रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्हें यह एहसास है कि उन्हें मुहासबा करना होगा कि एक जमाने में मुल्क की सबसे ताकतवर पार्टी से ऐसी क्या चूक हो गई कि आज वो पार्टी इतनी कमजोर हो गई है। ये एक अत्यंत दुख का विषय है कि एक इतनी बड़ी पार्टी, इतनी प्रबल और इतनी मजबूत पार्टी कि हम अपने जीवित रहने के लिए हम संघर्ष की स्थिति में पहुंच गए हैं।
और इससे हमें बाहर निकलना है और तत्काल निकलना है। और निकलने के लिए हमको जो कदम उठाने चाहिए वो हमको तत्काल उठाने चाहिए। और इसमें अगर विलंब हुआ है और हो रहा है तो उसका कारण यह है कि हम सब पराजय के बावजूद हम लोग सब अपने नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। और मैंने इस बात को भी दोहराया और इसको लोगों ने समझा नहीं समझा कि एक नहीं 2 बार पराजित होने के बाद भी विश्व में कहीं ऐसी कोई संभावना कि एक नेता को पूरा समर्थन उसकी पार्टी का और उसके कार्यकर्ताओं का मिलता रहे। ये पहली बार देश में हुआ है, विश्व में हुआ है कि राहुल जी को ऐसा समर्थन मिलता रहा। सब ने चाहा कि वो रहें। अब उनका अपना निर्णय था कि वो नहीं रहेंगे, वो छोड़ना चाहते हैं पद को। हमने तब भी माना कि वो पद को छोड़ रहे हैं, वो हमारा नेतृत्व नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जो भी निर्णय ले रहे हैं उसका हम सम्मान करेंगे, हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन दुख अवश्य है कि अगर वो रहते तो हमको इस विलंब का सामना नहीं करना पड़ता। और सलमान खुर्शीद के बयान पर राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, सलमान भाई बहुत समझदार आदमी हैं, लेकिन इलेक्शन के बीच इस तरीके के बयानात कांग्रेस को कमज़ोर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। घर को आग लग गई घर के चिराग से, वही हालत आज है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारी नुमाइंदा रंजीता देहली से हमारे साथ जुड़ी। रंजीता, जिस तरह से राशिद अल्वी का कहना है घर के चिराग को आग लगे घर से ही, जिस तरह से उन्होंने कहा घर को आग लग गई है घर के चिराग से, ये मुहावरा है, कैसे इसको देखा जाए और वाकई क्या कांग्रेस की ऐसी ही हालत है अभी? जी बिल्कुल, देखिए जिलानी, जिस तरह से सलमान खुर्शीद का बयान आया और वो भी तब जब 2 बड़े राज्यों में चुनाव होना है, कांग्रेस की स्थिति खराब है, अंदरूनी चलें बार बार निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में एक वरिष्ठ नेता, यूपीए में के समय मंत्री रहने वाले नेता का बयान अगर इस तरह से आए तो वो कहीं न कहीं पार्टी के लिए फजीहत का सबब बनती है। आज सलमान खुर्शीद ने अपने उस बयान पर कहीं न कहीं लीपापोती करने की कोशिश की है। वो ये कह रहे हैं कि उनका सीधा संदर्भ ये था कि पार्टी में बहुत चीजें बदलने वाली है। राहुल गांधी को जिस तरह से 2 बड़े हार के बाद भी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला, राहुल गांधी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। हम ये उम्मीद करते थे कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर रहे। और इसके साथ ही वो ये बात भी कहते नजर आ रहे हैं कि सोनिया गांधी को अब स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, वो अंतरिम अध्यक्ष न होकर पूर्णकालीन अध्यक्ष होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें वो कह रहे हैं, लेकिन सवाल अब यही उठता है कि चुनाव के वक्त अगर इस तरह की बयानबाजी बड़े नेताओं की तरफ से कांग्रेस पार्टी के अंदर से होने लगी तो पार्टी की स्थिति का क्या होगा और खासकर इन 2 राज्यों पर किस तरह का असर पड़ने वाला है इसका। बिल्कुल रंजीता, जिस तरह से सीनियर लीडरों के बयान इस तरह के जिसमें मायूसी एक तरह से झलक रही है, ये कितनी दूर तक इसके असरात पड़ सकते हैं पार्टी पर और नेताओं पर? बिल्कुल, देखिए वो कुछ देर पहले ही मीडिया से उन्होंने बातचीत की और तमाम चीजों पर उन्होंने बातचीत की और ये भी कहा कि पार्टी की स्थिति खराब है, चाहे हम हरियाणा की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद हरियाणा में कैंपेन करने जा रहा हूं, लेकिन पार्टी की स्थिति वहां अच्छी नहीं है। मैं झूठी बातें नहीं करता हूं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए कई लोग जिम्मेदार हैं। पार्टी की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। जो 2 से 2.5 महीने में जो स्थिति बनी हुई है इस पर मंथन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। कई चीजें उन्होंने कही, लेकिन सीधा निशाना कहीं न कहीं राहुल गांधी थे। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि राहुल गांधी को इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भागना नहीं चाहिए था। हालांकि उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि ये राहुल गांधी का अपना निर्णय था, हम उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन इस पूरे जो कांग्रेस की स्थिति है उसके लिए वो जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं अनौपचारिक तौर पर राहुल गांधी को ही मान रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता इस बातचीत के लिए। तो जिस तरह से रंजीता करें कि इन बयानों का असर काफी दूर तक पहुंच सकता है और इस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडरों में एक तरह से मायूसी है। और आइए बड़ी खबर अब तेलंगाना से भी आ रही है। आरटीसी के बर्खास्त मुलाजमीन ने
सरकार को धमकी दी है। गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद के ऐलान की धमकी दी है आरटीसी, तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन ने। तो बर्खास्त मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबे पूरे करने की मांग की है। आरटीसी के बर्खास्त मुलाजमीन ने धमकी दी है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद का उन्होंने ऐलान की धमकी दी और मुतालबात पूरे करने की जो है मांग की है केसीआर सरकार से। लगातार 4 दिन हो गए हैं आरटीसी हड़ताल को, दशहरा गुजर चुका है और इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीस, 4 दिन गुजर चुके, दशहरा गुजर चुका, बर्खास्त मुलाजिमीन की इस धमकी को क्या वाकई केसीआर अहमियत देंगे? अब तक तो ऐसा लगता है कि वो कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं इन धमकियों को। ये भी सुनने में आया है कि जो रिक्रूटमेंट उन्होंने जो है करने का ऐलान किया था, ये कहा था कि अगर गुज़िश्ता सैटरडे हफ्ते के दिन शाम तक मुलाजिमीन रुजू बकार नहीं होते हैं तो वो अपने आप को डिसमिस समझें। उसके बाद ये समझा जा रहा है कि वो आला अहदेदारों से मुशावरत कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो आज जो मुलाजमीन का रिक्रूटमेंट करना है और इसके क्या ख़वाइद व ज़वाबित बना रहे हैं। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर प्रेस क्लब सोमाजीगुड़ा हैदराबाद में खड़ा हूँ। यहाँ पर आरटीसी के जो की यूनियन है उसका जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसका एक इजलास जारी है और उसकी सपोर्ट में, उसकी हिमायत में जो तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी है और उसके लीडरान भी आए हुए हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान भी आए हुए हैं। ख़ासतौर पर मैं सीपीआई की बात करना चाहूँगा। सीपीआई ने हाल ही में जो यहाँ पर हुजूर नगर में जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है उसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति की हिमायत का ऐलान किया था। यहाँ पर ये धमकी दी गई है कि अगर तेलंगाना आरटीसी के मुलाजमीन के मुतालबात कबूल नहीं किए जाते हैं तो वो जो हिमायत का ऐलान किए थे बाई इलेक्शन के सिलसिले में वो उसे वापस लेंगे। तो कुल मिलाकर तमाम जो सियासी लीडरान यहाँ आए हुए हैं उनका मानना है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो मुलाजमीन हैं आरटीसी के उनके जो भी मुतालबात हैं उसको कबूल करे और फौरी तौर पर आरटीसी को सड़कों पर लाया जाए और आवाम को राहत हो। ये मुतालबात हैं। जिलानी अनीसुर रहमान, जिस तरह से आपने कहा सीपीआई की तायद हासिल है, कांग्रेस सपोर्ट में खड़ी है और कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है पूरी तरह से हिमायत ही कर रही है आरटीसी की, क्योंकि लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, आम आदमी को बड़ी तकलीफ होगी। एक तरफ हुजूर नगर का ज़िमनी इंतखाब, एक तरफ आरटीसी मुलाजमीन की और फिर दीगर जो एम्प्लॉयज़ हैं सरकारी, जैसी आपने जो जिक्र किया, वो भी अब आरटीसी के साथ खड़ी है। तो कितना बड़ा चैलेंज केसीआर के लिए होगा और सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा इस पूरे मामले पर, क्योंकि सरकार के खुद कई ऐसे मंत्री हैं जो मिनिस्टर्स हैं, इन फैसलों से नाराज़ हैं सरकार के, ये भी कहा जा रहा है। देखिए जिलानी, ये ऐसा लगता है कि ये अभी जो है एक अनानियत की लड़ाई की सूरत इख्तियार करती जा रही है। 5 दिन हो गया, आज लगातार 5वां दिन है। कल दशहरा का त्यौहार था, आज भी लोग जो है ज़्यादातर सड़कों पे नहीं हैं। छुट्टियों का एक तरह का माहौल है, लोग छुट्टियों के मूड में हैं। समझा जा रहा है कि आज शाम और कल सुबह से लोग जो है अपने अपने घरों से शहरों की तरफ, और जो शहरों को आए हुए हैं वो अपने घरों को दूर दराज अपने घरों को जाना चाहते हैं। तो जो उनका टेस्ट है शायद आज शाम से शुरू होगा। लोग जब हज़ारों की तादाद में बस स्टैंड्स और सड़कों पर आएंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये समझा जा रहा है कि यहाँ पर जो है उनका असल टेस्ट होगा। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि बड़ी तादाद में जो है बसों को हायर किया जाएगा, उसी तरह जो है मुलाजमीन को भी टेम्पररीली जो काम करने के लिए वो भी जो है रिक्रूट किया जाएगा। तो असल टेस्ट जो है वो उनका आज शाम से शुरू होने जा रहा है। लेकिन पहले दिन से ही केसीआर बिल्कुल ही बात करने के लिए राजी नहीं है। उन्होंने यूनियन के किसी शख्स से बात नहीं की, बुलाया तक नहीं। तो क्या अब बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया गया, वो बर्खास्त समझे अपने आप को, तो क्या बर्खास्त मुलाजमीन से केसीआर बात करेंगे? क्या उम्मीद की जा सकती है सियासी दबाव किस हद तक काम कर सकता है? जैसा कि आपने कहा कि अब अवामी टेस्ट का भी टाइम है, अवाम का जब रद्दमल सामने आएगा सरकार को तो कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। जी जो आरटीसी के जो मुलाजमीन हैं, उनके जो यूनियंस हैं, उनका भी यही कहना है कि उनसे जो है एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए बात नहीं की गई।
उन्हें जो है उनके नुमाइंदों को बातचीत के लिए बुलाया नहीं गया। तो वो अभी इस कोशिश में है कि जो दूसरे सरकारी जो महकमे हैं, उनके जो यूनियन हैं, उनकी जो तंजीमें हैं और जो सियासी पार्टियां हैं, वो उनकी हिमायत हासिल करें और जो है वो अपने एहतजाज को जारी रखें और एहतजाज में शिद्दत लाएं। उनका ये समझा जा रहा है कि शायद इस शिद्दत को देखते हुए हुकूमत आगे आए और उनसे जो है बातचीत करे और उनके मसाइल हल करे। जिलानी जी, अनीस रहमान, कांग्रेस की तरफ से लीगल सपोर्ट की भी बात की जा रही थी कि मामला अदालत तक ना चला जाए। अगर ये 2-3 दिन का जिस तरह से वक्फा होगा, अभी तातीलात चल रही, छुट्टियां चल रही हैं, अवामी रद्दमल सामने आएगा, सरकार का क्या रद्दमल होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज यूनियन को अदालत का रास्ता भी दिखा रही है। जी, अभी यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है जी, उसमें ये भी फैसला किया गया कि वो कल जो है जो भी जॉइंट एक्शन कमेटी है आरटीसी की, वो जो है हाई कोर्ट को जाएगी और अपना पिटीशन पेश करेगी। उनको उम्मीद है कि शायद अदलिया से उन्हें इंसाफ मिले और वो क्योंकि जो इससे पहले जो एक हिस्ट्री रही है, जो तेलंगाना सरकार को 2-3 मामलों में ख़ास तौर पर अदालत की तरफ से उन्हें तंबी की गई और उन्हें जो है अपनी हार मानना पड़ा। तो शायद इनको भी एक उम्मीद सी है कि शायद इस मामले में भी सरकार से जो है उनको राहत हो और अदलिया की जानिब से उन्हें इंसाफ मिलेगा। जिलानी जी, अनीस रहमान, आपके साथ कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, अगर वो यूनियन के लोग हों तो उनसे आप उनकी डिमांड्स या किस तरह के रद्दमल, किस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, बात कर सकते हो तो कीजिएगा। जी, जिलानी, जो यूनियन के लीडरान हैं वो अंदर मीटिंग में मसरूफ़ हैं। शायद अगले बुलेटिन में हम वाज़ेह हो जाएगा कि ये जो मीटिंग थी उसका जो है एजेंडा क्या था और उन्होंने इसमें क्या तय किया था और वो हुकूमत के सामने अपने मुतालबात जो है नए सिरे से वो किस तरह पेश करेंगे और अदलिया में भी जो है वो किस तरह जो है अपने मौक़िफ़ को पेश करेंगे, वो शायद 1-8 घंटे में वो क्लियर हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस, आप नजर रखें मीटिंग पर, हम फिर आपसे रब्ता करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान तफसीलात दे रहे थे कि आरटीसी का आज 5वां दिन है, 70 लाख रुपए का रोजाना का नुकसान है। अब एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हरियाणा के कैथल में अमित शाह की रैली है। जी हाँ, मरकजी तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको देना, मरकजी मुलाजिमीन को हुकूमत का तोहफा, मुलाजिमीन के डीए में 5% का इजाफा। जी हाँ, मुलाजिमीन का डीए 12 से बढ़कर 17% हुआ है। 50 लाख सेंट्रल मुलाजिमीन को इसका फायदा होगा। बड़ी खबर, सेंट्रल मुलाजिमीन को जो कि 50 लाख सेंट्रल मुलाजिमीन है उनको फायदा हुआ है। डीए में 12 से बढ़कर 17% का इजाफा हुआ है। मुलाजिमीन के डीए में 5% का मरकजी सरकार ने इजाफा किया है। मरकजी मुलाजिमीन को हुकूमत का ये तोहफा है।